अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। जिन्नात एक ऐसी मखलूक जो हमें नज़र तो नहीं आते मगर हर वक्त हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। जी हाँ, इस वक्त भी आपके आसपास बहुत से जिन्नात मौजूद होंगे मगर आप उनको देख नहीं पाते। ज़्यादातर जिन्नात बिला वजह किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर कोई इंसान जानबूझकर या अनजाने में इन जिन्नात को गुस्सा दिला दे तो ये उससे ऐसा बदला लेते हैं कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर डालते हैं। आज मैं आपके साथ एक लड़के के साथ होने वाला ऐसा ही हॉरर इवेंट डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज़ एक नई हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। ये बात है साल 2018 की। फैज़ान अपनी फैमिली के साथ अपने ताया के घर रहता था। फैज़ान की फैमिली में उसकी अम्मी, अब्बू, उसकी 2 छोटी बहनें और फैज़ान, ये 5 लोग थे। लेकिन फिर जब फैज़ान के अब्बू का इंतकाल हो गया तो उसके ताया ने फैज़ान को उसकी बहनों और उसकी माँ के साथ घर से निकाल दिया। फैज़ान और उसकी फैमिली के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। फैज़ान का एक बेस्ट फ्रेंड था अरसल। फैज़ान अपने घर वालों को लेकर अरसल के पास चला गया। अरसल खुद भी एक बहुत छोटे से फ्लैट में रहता था जिसमें मुश्किल से ही 2 लोग रह सकते थे। अरसल ने फैज़ान, उसकी बहन और उसकी अम्मी को खाना खिलाया और फैज़ान से कहा, यार अगर मेरा घर बड़ा होता तो मैं तुम लोगों को अपने घर में ज़रूर रख लेता, मगर मेरा घर तो तुम्हारे सामने ही है। इतने छोटे घर में हम सब लोग नहीं रह सकते। तुम ऐसा करो, इस गली की साथ वाली गली में ही एक घर खाली पड़ा है और उसका किराया भी बहुत कम है। फ़िलहाल तुम लोग उस घर में चले जाओ और किराए की फ़िक्र मत करो, इस महीने का किराया मैं अदा कर दूँगा। तब तक तुम अपने लिए कोई काम भी ढूंढ लेना। जिस घर में फैज़ान और उसकी फैमिली रहने वाले थे वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना था। उस घर में सिर्फ 2 कमरे और एक बाथरूम था और देखने में वो घर बिल्कुल खंडर की तरह लग रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी भी वक्त ये घर गिर जाएगा, मगर फैज़ान अब मजबूर था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अरसल ने उस घर का किराया दिया और फैज़ान और उसकी फैमिली उस घर में रहने के लिए चले गए। जब वो लोग उस घर में दाखिल हुए तो उस घर में से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कि वो घर बहुत सालों से बंद पड़ा हो और उस घर में बहुत ज़्यादा गंदगी भी थी। फैज़ान की अम्मी और उसकी बहनों ने उस घर की कुछ थोड़ी बहुत सफाई की। तब तक अरसल इन लोगों के इस्तेमाल के लिए कुछ राशन भी ले आया था और वो फैज़ान को ये कहकर चला गया कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। उस घर की एक छोटी सी छत भी थी और उस छत के एक कोने पे एक बिल्कुल छोटा सा स्टोर रूम की तरह एक कमरा बना हुआ था, लेकिन उस कमरे में कुछ बहुत पुराना कबाड़ वगैरह पड़ा हुआ था। अब रात बहुत हो चुकी थी। फैज़ान और उसके घर वालों ने खाना खाया और सोने के लिए तैयार हो गए। जब ये लोग सो रहे थे तो रात के तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान इन लोगों को छत से बहुत अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे छत पर कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ खींच रहा है। क्योंकि उस घर में भी पहला दिन था तो इन्हें लगा कि हो सकता है कि आसपास के किसी घर में ही सब आवाज़ें आ रही हों। ये आवाज़ें सारी रात आती रहीं। अगले दिन फैज़ान अपने काम की तलाश में बाहर निकला और सारा दिन वो कोई जॉब ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। आखिरकार उसे एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। वो इस नौकरी से भी बहुत खुश था क्योंकि कुछ ना होने से तो बेहतर ही था। फैज़ान की अम्मी और उसकी बहनों को उस घर में बहुत भारीपन फील हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं उनके अलावा। उन्हें उस घर में एक अजीब सा शोर महसूस होता था। उन्होंने फैज़ान से इस बारे में बात की तो फैज़ान ने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी सिर्फ इस माह इस घर में गुजारा कर लें, अगले माह हम कोई अच्छा घर ले लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अब जब ये लोग रात को सोते तो हर रोज़ रात में इनकी छत से बहुत अजीब सी और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी जिससे इनकी नींद खुल जाया करती थी। फैज़ान अक्सर छत पर जाके देखता था लेकिन छत पर कोई भी नहीं होता था। एक दिन फैज़ान काम से थक कर आया और बहुत जल्दी सो गया, लेकिन रात में फिर से जब छत से वो आवाज़ें आने लगी तो फैज़ान को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत गुस्से में उठकर छत की तरफ गया और कहने लगा, आज तो मैं ये जो भी है इसको नहीं छोड़ूंगा। जब फैज़ान छत पर गया तो हमेशा की तरह वहाँ पर कोई भी नहीं था। फैज़ान बहुत ऊंची ऊंची चिल्लाने लगा, कौन हो और हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। शदीद गुस्से में फैज़ान बहुत सी गालियां बकने लगा। फैज़ान नहीं जानता था कि उसके इस गुस्से का नतीजा कितना भयानक होने वाला है। जब फैज़ान गुस्से में ये सब कुछ बोल रहा था तो उसने देखा कि छत पर जो कमरा है उसका दरवाज़ा एकदम से खुद ब खुद खुल गया है और वहाँ पर एक बहुत ही भयानक शक्ल का आदमी खड़ा है और वो फैज़ान को देखकर बहुत ही अजीब से तरीके से गुर्रा रहा है। फैज़ान ने जब उस आदमी को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो फ़ौरन नीचे की तरफ भागा। जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो उसे किसी ने पीछे से बहुत ज़ोर से धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। फैज़ान की आवाज़ सुनते ही उसकी अम्मी और बहनें फ़ौरन भागती हुई आई
اور دیکھا تو فیضان سیڑھیوں پر زخمی پڑا تھا۔ فیضان کی ٹانگ پر بہت زیادہ چوٹ لگی تھی۔ فیضان کی امی نے فوراً ارسل کو بلایا اور یہ لوگ فیضان کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ ہاسپٹل جانے کے بعد پتہ چلا کہ فیضان ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا ہے۔ اب فیضان اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ فیضان کے گھر میں ایک لوتا کمانے والا تھا اور وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چلی گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد ان کے گھر میں اور بھی کچھ چیزیں ہونے لگی، جیسے کہ اس کی بہنیں بہت زیادہ بیمار ہونے لگیں، اس کی امی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہونے لگی، ان کے پورے گھر سے ایک عجیب سی اسمیل آتی تھی، اور رات میں جب وہ لوگ سوتے تھے تو ان کے پورے گھر میں سے بہت عجیب سے شور کی آوازیں بہت زیادہ آتی تھی۔ اب ان لوگوں کو اس چیز کا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں بہت برے جنات کا سایہ ہے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ فیضان جو اس گھر کا اکلوتا مرد تھا وہ بھی اب معذور ہو چکا تھا۔ ایک دن فیضان انتہائی پریشان تھا اور اسی پریشانی میں اس کی آنکھ لگ گئی، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی چہرے والا شخص اس کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ شخص فیضان کو کہہ رہا ہے، فیضان، تم نے ان جنات کو بہت غصہ دلا دیا ہے جو تمہارے اس گھر میں رہتے تھے، اور وہ جنات تم سے تب تک بدلہ لیتے رہیں گے جب تک وہ تمہیں کوئی بہت بڑا نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم آج ہی اس جگہ واپس جاؤ جہاں پر کھڑا ہو کر تم نے ان جنات کو برا بھلا کہا تھا، اور ان سے معافی مانگو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دیں اور تمہیں اور تمہاری فیملی کو نقصان پہنچانا بند کر دیں۔ اور اس کے بعد وہ آدمی غائب ہو گیا اور فیضان کی آنکھ کھل گئی۔ فیضان کافی دیر تک سوچتا رہا کہ کیا یہ خواب سچا ہے، اور پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ خواب سچا ہی ہو، اور وہ اپنی امی کے ساتھ چھت پر گیا، اور چھت پر جا کر اسی جگہ کھڑے ہو کر اس نے ان جنات سے معافی مانگی۔ وہ بہت اونچی اونچی رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں تمہیں اتنا برا بھلا کہا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ فیضان کو پھر سے اس کمرے میں ایک آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیا، لیکن اس بار وہ آدمی بالکل غصے میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس سب کے بعد فیضان کے گھر سے وہ آوازیں آنا، وہ شور مچانا، سب کچھ بند ہو چکا تھا، اور اب ان کے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ فیضان نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تھی، اور وہ اسی دکان سے اپنے گھر کا خرچ چلا رہا تھا۔ فیضان کی ٹانگ تو ٹھیک نہیں ہوئی، مگر جو نقصان ان کے گھر میں ہو رہے تھے وہ اب رک چکے تھے، کیونکہ شاید ان جنات نے فیضان اور اس کی فیملی کو معاف کر دیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ہی فیضان نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور وہ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، مگر یہ واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا شاید یہ وہ لوگ کبھی نہ بھول سکیں، اور اس سے جو معذوری فیضان کو ہوئی تھی شاید وہ بھی کبھی ختم نہ ہو سکے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ تھا جو فیضان اور اس کی فیملی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔